हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन टाइम का जो रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में, सभी चैप्टर वाइज हैं। इसमें रेलवे, गैर तकनीकी या लोकप्रिय कोटि की परीक्षाएं सभी, और इसमें जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, लोको पायलट स्टेज 1, लोको पायलट स्टेज 2 और इत्यादि, जिसे सभी एग्जामों में पूछे गए हिस्ट्री को क्वेश्चन को हम डिटेल देखेंगे पर क्वेश्चन आंसर और उसके एनालिसिस भी करेंगे। और ये पूरा अध्यायवार है और इसमें टोटल 3100 क्वेश्चंस हैं, जिसे हम पूरा एक एक करके देखेंगे। और ये जो है वर्ष 2019 तक आरआरबी के विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं में सभी 307 प्रश्नों का अध्यायवार संकलन है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 वीडियो में प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया है। आज हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे या मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, और इसे भी मुश्किल से 2 या 3 वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेज से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर मैं क्विज भी करवाता हूँ और वीडियो की मैसेज भी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये रहा मध्यकालीन इतिहास या मेडिवल हिस्ट्री। अब इसके एक एक क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चंस का हम डिटेल भी देखेंगे। तो चलिए, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी एवं महमूद गोरी। आगे देखेंगे, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डाट की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। इसमें हो जाएगा तराइन की द्वितीय युद्ध था ये। तो इसमें हम डिटेल देखेंगे। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। इसमें हुआ क्या, जैसे जो मोहम्मद गोरी था पहले आया तो 1191 में पृथ्वीराज से तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा करके बहुत खुश हुआ। लेकिन मोहम्मद गोरी ये चुप नहीं बैठा और पूरा फुल तैयारी करके अगले ही साल 1192 में फिर से आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो ये अपनी हार स्वीकार नहीं कर सके और आत्महत्या कर लिए। आगे देखेंगे। किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, डाट द्वारा लिखी गई है। मतलब इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है, किताब उल हिंद किसने लिखा? तो इसमें हो जाएगा अल बर्नी ने। इसका डिटेल देखेंगे। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल बर्नी की एक ऐतिहासिक कृति है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक विज्ञान, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों का विवेचना की गई है। यही 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे आरआरबी में। अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत से। तो चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? इनमें से जो दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पर बैठे उनका सही क्रम क्या था? तो इसमें सबसे पहले था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर लोदी वंश। अब इन्हें कालक्रम हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को ही कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश अफगान था। ये 5 वंश गुलाम वंश थे। जैसे 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक, फिर सैयद वंश आया 1414 से 1450 तक, फिर लोदी वंश आया 1451 से 1526 तक। और ये लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। आगे देखेंगे। तो चलिए अगला देखेंगे।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया था। मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 तक ही शासन किया। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था जो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। आगे देखेंगे। रजिया सुल्तान डाडाडाट की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह 1236 से 1240 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा या कोट एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उनसे उद्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। आगे देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये हो जाएगा दास राजवंश से। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो ये हो जाएगी रजिया सुल्तान। आगे देखेंगे। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। सल्तनत काल के दौरान भूमि विस्तारण एवं प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे डाडाडाट कहा जाता था। तो उसे कहते थे इक्तादारी प्रथा। अब इसमें डिटेल देखेंगे। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की जो भूमिकर प्रणाली से जुड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाले भू राजस्व होता था। यद्यपि यह व्यवस्था अनुवांशिक नहीं थी। आगे देखेंगे। डाडाडाट लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? तो इसमें हो जाएगा गुलाम वंश। ये लगभग 84 सालों तक भारत पर राज किया। आगे देखेंगे। गुलाम वंश या मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी था जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक को लाख बख्श या पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 भी मामलुक वंश से ही संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था तथा भारत में इस्लामिक शासन की नींव रखी थी। तो ये लोग कौन थे? ये लोग थे गुलाम वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक एवं रजिया डाडाडाट किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा मामलुक वंश या गुलाम वंश। आगे देखेंगे। डाडाडाट ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की है। तो ये हो जाएगा 1206 में। डाडाडाट के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा 1206 से 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत की अवधि थी। इसका डिटेल देखेंगे। 1206 से 1526 के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल थे जो निम्नवत हैं। मामलुक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक रहा। फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक रहा। फिर सैयद वंश आया 1414 से 1450 तक रहा। फिर लोधी वंश आया 1451 से 1526 तक रहा। इसी के बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया। अगला देखेंगे दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे देखेंगे। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। यह गौरी का गुलाम था। ऐबक ने अपने राज्याभिषेक 14 जून 1206 ईस्वी को करवाया और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। आगे देखेंगे। अब देखेंगे दूसरा नंबर खिलजी वंश। डाडाडाट खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे? खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका डिटेल देखेंगे।
गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी ने अपने राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया और दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा। आगे देखेंगे। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये वही वाला हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। आगे देखेंगे। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया तथा लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक एवं एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी लखनऊती थी। अब हम देखेंगे तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। आगे देखेंगे। फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धता का रिकॉर्ड दिया गया है। किसमें दिया गया है? फिरोज तुगलक ने। आगे देखेंगे। फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के सिक्के से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें अद्धा एवं बिख कहा गया। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर खराज, लगान और खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों का स्थापना की। इनमें से हिसार हरियाणा, फिरोजाबाद दिल्ली और फतेहाबाद हरियाणा में जो है, और जौनपुर उत्तर प्रदेश में आदि प्रमुख थे। इनकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। हौज खास परिषद दिल्ली में उसे दफना दिया गया। आगे देखेंगे। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था। किसने किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इसकी डिटेल देखेंगे। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित व विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलू खां के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 योजनाएं प्रचलित की गई। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, और ये 5 योजनाएं जो गयासुद्दीन तुगलक थे, हाँ, ये 5 योजनाएं जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनकी पतन का कारण भी बनी। इनमें पहली योजना क्या थी? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327, फिर राजधानी परिवर्तन 26 से 27, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 29-30, फिर खुरासान पर आक्रमण एवं कराची का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित 1326 से 27 और इसका नाम दौलताबाद रखा। आगे देखेंगे। डाट ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसे दौलताबाद नाम रखा। किसने की थी? तो इसमें हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो यह हो जाएगा दौलताबाद। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह हो जाएगा मोरक्को का। आगे देखेंगे। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। उन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1313 में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया और दिल्ली की काजी नियुक्त किया। वर्ष 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत के हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गए। आगे देखेंगे। इब्न बतूता डाट में से एक अरब यात्री एवं साहसिक व्यक्ति था।
इब्न बतूता किस देश का था? तो ये हो जाएगा मोरक्को का, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। अब हम देखेंगे लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, डाट लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हो जाएगा बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। आगे देखेंगे, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डाट द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया? बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप पानीपत, जो कि हरियाणा में है, में वहां मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया व भारत के मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का जो निवास स्थान था मध्य एशिया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। आगे देखेंगे, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो ये हो जाएगा 1526 में। डाट आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे देखेंगे, अब इसकी डिटेल देखेंगे। लोदी वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक बहलोल लोदी थे। सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सन 1489 में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ था। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। जौनपुर एवं फतेहाबाद जैसे शहरों की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में किया। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, तो चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अजमेर, जो कि राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में करवाया था। यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ तथा इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ माना जाता है। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार, जो दुनिया का सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत बनवाया गया था? तो यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के। आगे देखेंगे, डिटेल देख लेंगे इसका। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया गया, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इनमें 3 मंजिला का निर्माण और करवाया तथा इसे पूर्ण किया। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं एवं अंतिम मंजिल बनवाई। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। आगे देखेंगे, भारतीय इस्लामी शिल्पकला, जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो यह हो जाएगा दिल्ली सल्तनत से। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के प्रमुख भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला। जैसे पहला हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बना? अजमेर राजस्थान में। कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया और इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। कहाँ पे है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना। कहाँ बना? कब बना? कहाँ बना? दिल्ली में। सीरी का किला या 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली में बना। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? किसके शासन में बना? मोहम्मद बिन तुगलक के। कहाँ? दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा किसके शासनकाल में? इब्राहिम लोदी। और कहाँ? दिल्ली में। तो चलिए आगे देखते हैं।
प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो ये हो जाएगा चार मीनार। चार मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा प्लेग उन्मूलन की याद में। किसने बनवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह या कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक थे, ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण प्लेग उन्मूलन की याद में बनवाया गया था। आगे देखेंगे, अब देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश चिनकिलीज खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। तो वह कौन सा प्रांत था? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। निजाम उल मुल्क को चिनकिलीज खान के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। आगे देखेंगे, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? इसमें हो जाए खगोलीय वेधशाला है। जो जंतर मंतर है ये खगोलीय वेधशाला है। अब इसके बारे में और जानकारी लेंगे। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया। अब हम देखेंगे विजयनगर या बहामनी साम्राज्य। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ये हो जाएगा चांद बीबी ने। चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। वे बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुग्ध मल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? अमुग्ध मल्याद, इसमें हो जाएगा श्री कृष्णदेव राय ने। अमुग्ध मल्याद कृष्णदेव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु एवं देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। वे स्वयं एक कवि एवं कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। अष्टदिग्गज कहाँ रहते थे? कृष्णदेव राय के राज दरबार में रहते थे। स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। प्रख्यात इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी में इनकी जीवनी पर प्रामाणिक उपन्यास आंध्र भोज भी लिखा है। आगे देखेंगे, अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक प्रसिद्ध कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। अन्नमया या अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म बैसाख बुद्ध पूर्णिमा 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्थिति में अनेक भजनों की रचना की है। आगे देखेंगे, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो कब किया? तो यह हो जाएगा 1420 में। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कॉन्टी ने 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कॉन्टी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी नामक पुस्तक लिखा। आगे देखेंगे, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर एवं बुक्का ने की। तो क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर एक शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम पुत्र हरिहर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है।
कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उनसे देखे और सुने थे। डाट साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसमें हो जाएगा बहमनी वंश की। मोहम्मद बिन तुगलक के सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका असली नाम जफर खान था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का निर्णय किया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उनका नाम अहमदाबाद रखा। आगे देखेंगे। गोलकोंडा किला डाट के दौरान बनवाया गया था। गोलकोंडा किला डाट किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें सभी गलत हैं। आगे देखेंगे। गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ चला गया। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राज दरबार के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माणकर्ता कुली कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा तेलंगाना में। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन था? तो यह हो जाएगा बुक्का राय ने। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर फर्स्ट तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर फर्स्ट इस साम्राज्य का प्रथम राजा 1336 से 1356 ईस्वी बना। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित हैं, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। आगे देखेंगे। वर्तमान समय का डाट विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो यह हो जाएगा हम्पी। आगे देखेंगे। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करती थी। यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी राजभाषा तेलुगु है। आगे देखें। कृष्णदेवराय डाट साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? तो यह हो जाएगा विजयनगर। आगे देखेंगे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्धि एवं गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। वह सोलू वंश से संबंधित थे और 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर के शासक बने। आगे देखेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन देखेंगे। तो चलिए। डाट एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जानी जाती थी। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात 1580-81 में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनवाया गया था, शेख सलीम चिश्ती जी का। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे मुगल काल और बाबर का शासनकाल देखेंगे। डाट में जीतने के बाद बाबर ने गाजी मान लिया गया था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। अब इसका हम डिटेल देखेंगे। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद राणा का साथ हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी और मेदिनी राय ने दिया। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। खानवा का युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि की धारण की थी। आगे देखेंगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे।
मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी था। यह पृथु वंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज एवं मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसे मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुवैयान का खानवा का युद्ध डाडाडाट के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो हो जाएगा बाबर एवं राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर एवं राजपूत राजा राणा सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। बाबर ने भारत पर डाडाडाट में पहला आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519 में। बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर 14 फरवरी 1483 और से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। आगे देखेंगे। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल डाडाडाट को इब्राहिम लोदी को हराया था। तो कब हराया था? इसमें हो जाएगा 1526 को। आगे देखेंगे। भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुके मुगल शासक बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर मध्य एशिया के विजेता था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। वह पहला मुगल सम्राट था। अगला देखेंगे। खानवा का युद्ध डाडाडाट किस वर्ष लड़ा? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये हो जाएगा 1527 में। आगे देखेंगे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ तथा इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? तो ये हो जाएगा बाबर के द्वारा। आगे देखेंगे। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह हो जाएगा 1526 में। आगे देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश 1526 में स्थापित की। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति एवं तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। वर्तमान में पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा 1529 में। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर एवं अफगानों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो यह हो जाएगा मुगल वंश के शासकों को। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था वह का उल्टा सही अनुक्रम में कौन सा है? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय सबसे लास्ट में किए, फिर उसके पहले औरंगजेब आए, फिर उसके पहले शाहजहां आए, फिर उसके पहले अकबर आए। आगे देखेंगे। मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उनका उल्टा क्रम इस प्रकार होगा। बहादुर शाह द्वितीय जफर जो थे 1837-1857 तक किए,
उनके पहले औरंगजेब थे 1658 से 1707 तक। फिर उनके पहले शाहजहां थे 1627 से 1658। उनके पहले अकबर थे 1556 से 1605। आगे देखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएगा बाबर के द्वारा। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अब दोस्तों आ गया सूर्य वंश। तो सूर्य वंश अब हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेस 01 से जरूर जुड़िएगा। चलिए तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।